कोई आदमी आंदोलन के लिए आगे आना चाहता है तो उसने पहले आम्बेडकरवाद पढ़ना चाहिए। आम्बेडकरवाद नाम से फायदा लेना चाहते, असल में उनका काम नहीं है। और जब आप इस तरह से पेश आते हैं तो निश्चित रूप से उस आंदोलन की क्षति पहुंचती है। कोई ऐसा नाम मुझे बताए कि जो 30 किलोमीटर पैदल जाकर गया, नाटक का दिग्दर्शन किया और वापस पैदल लौटा है। इसलिए मैं कमलाकर जाट को दलित रंगमंच का कुलगुरु मानता हूँ। न्याय तो स्वागत तथागत, न्याय का स्वागत तथागत। वरिष्ठ रंगकर्मी अमर रामटे के इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल अमर रामटे के ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। अंबेडकरवादी रंगमंच का आंदोलन जहां से शुरू होता है, बस उसी पीढ़ी से ये नाम अंबेडकरवादी रंगमंच के साथ जुड़ जाता है। अमर रामटे के दरअसल एक नाम नहीं है, बल्कि कविताएं, कथाएं, नाटक, निर्देशन, स्तंभ लेखन, स्फुट लेखन, छोटी छोटी कहानियों से लेकर तो बड़े बड़े स्क्रीन प्ले तक, ये सब का मिश्रण इसका मतलब होता है अमर रामटे के। लेकिन इस समय हम लोग धम्म क्रांति के जो 69 साल हो चुके हैं, इसका एक छोटा सा प्रतिबिंब अंबेडकरवादी सांस्कृतिक आंदोलन में देखने समझने का ये प्रयास कर रहे हैं और वही आप तक पहुंचा रहे भी हैं। अमर दादा, स्वागत है आपका। जय भीम। जय भीम। एक बात बताइए, मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ। बोलिए। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंबेडकरवादी रंगकर्म पर काम करते हैं। उनकी ये मान्यता है कि वे केवल कलाकार नहीं, वे कार्यकर्ता कलाकार है। कार्यकर्ता। आपकी मान्यता क्या है? नहीं, वो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया जी, कार्यकर्ता कलाकार, कार्यकर्ता कलाकार, ये अपने आप में इसलिए अलग है जी, क्योंकि लोग कार्यकर्ता और कलाकार को एक खास रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम स्मिता पाटिल को देखें जी, तो समझ में आता है कार्यकर्ता और कलाकार। जी। तो अखिल भारतीय अम्बेडकरी नाट्य परिसंघ की ओर से मैंने जो स्थापना की थी, उसका उद्देश्य ही ये था कि कार्यकर्ता कलाकार और कलाकार कार्यकर्ता बने। जी, हम आपको एक बात याद दिला देते हैं कि अमर रामटे के साहब इस वक्त उम्र के जिस पड़ाव पर है और स्वास्थ्य में जितनी चुनौतियां वो झेल रहे हैं, उसके कारण भी उनके शब्द आपके पास ठीक से नहीं पहुंच रहे। लेकिन जिन शब्दों में दिक्कत होगी वो शब्द हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। अमर रामटे जी एक बात को कहते हैं, और ख़ास तौर पर उनके जीवन का ये आंदोलन भी है कि कार्यकर्ता कलाकार होना। वैसे इस वक्त वे सेवानिवृत्त हैं, ऑल इंडिया रेडियो से कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन उनकी उस सेवा से, जो सेवा रंगमंच के लिए आती है, खास तौर पर अंबेडकरवादी रंगमंच के लिए, उस सेवा से वे अभी निवृत्त नहीं हुए हैं। दादा, एक बात आपसे समझेंगे कि ये कार्यकर्ता और कलाकार, इन दोनों का समन्वय आप कैसे बनाते हैं? ये अपने आप में एक संघर्ष है। अच्छा। क्योंकि आपको समाज में जीना भी है जी, और आपको कलाकार करके रहना भी है। जी, तो ये अपने आप में एक संघर्ष होता है। और मैंने अपनी जो भूमिका थी वो एक नाटककार के रूप में और एक कलाकार के रूप में परिचित की थी। लेकिन अभी जैसा मुझे याद है कि 1991 में, जी, 1991 में हमने यहाँ पर दिवंगत कमलाकर जाट के नाटक मृत्यु दिन व मुक्ति दिन को हमने किया था। उसके प्रयोग हर बस्ती में किए, नागपुर की एक भी बस्ती नहीं छोड़ी हमने, हर बस्ती में किए, 100 से अधिक प्रयोग किए। और उसके बाद मैंने शहर नाम से नाटक लिखा था, एक नुक्कड़ नाटक। उसमें शहर रहा, घोषणा भी रही, शायद घोषणा भी थी उसमें।
दादा एक बात बताएंगे आप कि इस वक्त में आप आंदोलन को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो हृदय है वो कवि का भी हृदय है। क्या इस पर कोई कविता इस आंदोलन पर इस वक्त आपके जहन में आती है? अभी देखा जाए जी तो हमारा आंदोलन जो है वो कुछ लोगों के कारण बदनाम हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा साहब बेचा। तो जी बाबा साहब को बेचने वाले लोग जब आप आंदोलन में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी हानि होगी। इसलिए लेकिन आप इस समय आंदोलन को किस दृष्टि में देख रहे हैं? मैं यही सोचता हूँ कि अगर कोई आदमी आंदोलन के लिए आगे आना चाहता है तो उसने पहले अम्बेडकरवाद पढ़ना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अम्बेडकरवाद नाम से कोई एक अखबार भी आपने चलाए थे। वो हमने एक साप्ताहिक निकाला था। वो कब की बात रही होगी? ये है 1995 या 96 की। अब वो आगे बढ़ रहा है? नहीं, अभी चूंकि मैं थोड़ा तबीयत गड़बड़ रहती है इसलिए मैं चला नहीं पाया, लेकिन उसके 2-3 विशेषांक बहुत चले थे। जी जैसे अम्बेडकरवादी रंगमंच का एक विशेषांक, जी अम्बेडकरवादी कविता का एक विशेषांक और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का एक नाम। जी ऐसे हमने 3 विशेषांक बहुत चलाए थे। ये एक और वो बहुत चले। हमने आपको जितना भी देखा पढ़ा सुना है, आप इस बात के लिए बड़े आग्रही होते हैं कि आप अपनी विधा के साथ अम्बेडकरवादी ये शब्द जोड़ते हैं। क्या विशेषता मानते हैं आप इसकी, या फिर ये एक विभाजन है साहित्य का? नहीं, दरअसल अभी हम लोग, अगर मैं सही बताऊँ तो 1978 से जी धनोरी रंग मंदिर था उस वक्त और गडकरी सभागृह था। तो हम लोग एक छोटे छोटे कार्यक्रम वहाँ पर लेते थे। तो ये धारणा हमारी थी कि हमारी चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए हमने अम्बेडकरवादी रंगमंच की अलग दिशा बताई और उस दिशा में हम लोग काम करते गए। एक बात तो है लेकिन कि इस वक्त भी, मतलब ये जो आज का वक्त है, क्या इस वक्त में ऐसे कोई सवाल जो शोषितों के, पीड़ितों के, या फिर दबे कुचले लोगों के जीवन के सवाल है, इन सवालों को खुले रंगमंच पर, मतलब जिसे मुख्य धारा का रंगमंच कहते हैं लोग, उस पर कितनी तवज्जो मिलती है, कितनी जगह है? क्या आपको लगता है? क्योंकि आपने तो एक बड़ा लंबा आंदोलन, 50 साल का वक्त आपने इस आंदोलन के साथ गुजारा है। हाँ, नहीं, दरअसल होता क्या है कि वो जो रंगमंच का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग, वो ये मानते ही नहीं कि हमको नाटक आता है। अच्छा। मैंने उनकी धारणा देखी है, इसलिए मैंने नागपुर के नाट्य सम्मेलन में मैंने कहा था कि पहले ये नटराज की मूर्ति फेंक दो, उसके बाद में हमारे रंगमंच की चर्चा करो। क्योंकि नटराज की मूर्ति यानी वही परंपरावादी सोच जो तुमको ईश्वरवाद के पास ले जाती है। ये अम्बेडकरवादी रंगमंच अपने आप को विशिष्ट कैसे बनाता है? ये इसलिए अलग बनाता है क्योंकि हम लोग बाबा साहब की फिलॉसफी को लेकर काम करते हैं। बाबा साहब ने जो कुछ कहा वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो या वैचारिक हो, हर क्षेत्र में बाबा साहब ने अपना योगदान दिया है और हमने इसी आधार पर अपने रंगमंच को बुलाया था। एक बात तो समझेंगे आपसे कि अभी जब 69 साल बीत गए हैं, बाबा साहेब ने धम्म क्रांति की, नागपुर में की, नागनगरी में, और पूरी दुनिया में इस क्षेत्र को दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं लोग। तो इन 69 सालों की इस धम्म क्रांति का आप रंगमंच पर या फिर कविताओं में या फिर आपकी कहानियों में या फिर आपकी साहित्य रचनाओं में इसका प्रतिबिंब कैसा देखते हैं आप? क्या कोई प्रतिबिंब आता भी है या फिर नहीं आता? एक बात जो मुझे महसूस हुई एक निरपेक्ष कलाकार के बतौर जी, वो ये कि लोग अम्बेडकरवाद नाम से फायदा लेना चाहते, असल में उनका काम नहीं है। और जब आप इस तरह से पेश आते हैं तो निश्चित रूप से उस आंदोलन की क्षति बहुत सी है। दरअसल वो ये बात ये है कि यदि बाबा साहेब के नाम का
केवल इस्तेमाल होगा, केवल फ़ायदा होगा, तो शायद इसमें से कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन हम आपको बताएं कि एक व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम लोग देखें, लेकिन वो प्रदर्शन में है। हम जिस छत पर बैठे हैं, इसका नाम ही है धम्ममेव जयते। तो ये जो धम्ममेव जयते, अपने मकान का नाम रख देना, ये अपने आप में धम्म क्रांति का एक ऐसा प्रतिबिंब है कि वो जो पारंपरिक नाम थे अपने मकानों के, वो नाम तो यहाँ से बदलने लगे हैं। लेकिन वो लोग जो विहारों की संस्कृति से जुड़े हैं, जो अम्बेडकरवादी साहित्य से, अम्बेडकरवादी कविताओं से जो सीधे जुड़े हैं, उनमें ये परिवर्तन तो दिखता ही है। बहुत सारे लोगों से इस वक्त हम लोग जो बातचीत करते हैं, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग अनुभूति है धम्म क्रांति के विषय में। ये कहा जा सकता है कि शायद लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा होगी, शायद उससे कम चीज़ें उनको इस समय दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। आप कैसा मानते हैं दादा कि ये जो धम्म का रिफ्लेक्शन है, क्या कविताओं में कहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्या आपकी कविताओं में आता है? मेरी भी कविता में आता है। क्या आपके पास ऐसा कोई याद है उसकी कि जो आप कह सके हमारे दर्शकों के लिए इस समय? नहीं, मैं ये कहूँगा जी कि धम्म जी ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है। धम्म बनता है लम्हे से, लम्हा लम्हा, क्षण। यानी क्षण। तो मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा जी कि अभी अभी सूरज की बगल से, हम्म। अभी अभी सूरज की बगल से एक लम्हा गुजरा अपनी दास्तान लेकर। क्या बात है, क्या बात है। अभी अभी सूरज की बगल से एक लम्हा गुजरा अपनी दास्तान लेकर। लम्हा कोई कैद खाना नहीं होता। क्या बात है। लम्हा कोई कैद खाना नहीं होता, फिर भी इसमें कैद है दर्द हमारे, तुम्हारे, उनके। क्या बात। लम्हा कोई कैद खाना नहीं होता और फिर भी इसमें कैद है दर्द हमारे, तुम्हारे, उनके, उनके जिनके सिर पर कोई साया नहीं होता। हा। लम्हा ये जो बात है जो लम्हा के रूप में आती है, दरअसल देखिएगा कि सूरज की बगल से लम्हा निकला है अपनी एक दास्तान लेकर। ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ दरअसल अम्बेडकरवादी रंगमंच ने, अम्बेडकरवादी कविताओं ने जब व्यक्त की, तो इस अभिव्यक्ति में ही अपनी एक खासियत रही है। और ये दर्द रहा है उन लोगों का जिनकी आवाज़ को कभी आवाज़ ही नहीं मिलती। वो आवाज़ दब जाती है, पीछे छूट जाती है, या फिर उस चकाचौंध में छिप जाती है, जो चकाचौंध ये नहीं दिखाती कि बिजली जो चमक रही है उसको उठाने वाला वो जो सिर है, वो सिर कौन सा है और उस सिर की क्या तकलीफ़ें हैं। दरअसल अम्बेडकरवादी रंगमंच जिन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा है, वो यही है कि जिसने बारातों में अपने सिर पर बिजली के चमचमाते दिए उठा रखे हैं, वो सिर, वो हाथ, वो कंधे अपने आप में किस जीवन के साथ गुजर रहे हैं और कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ये जो उनकी कटने वाली ज़िंदगी है, वो अम्बेडकरवादी रंगमंच के अपनी रचनाओं में, अपनी अभिव्यक्ति में वो व्यक्त होती है। हम एक बात दादा आपसे समझना चाह रहे हैं। दरअसल ये जो पूरी स्थिति है इस वक्त में, आपने लगभग 5 दशकों पहले इस पूरे आंदोलन का आप हिस्सा बने, इस आंदोलन के साथ जुड़े, ये आंदोलन का परचम आपने अपने कांधे पर लेकर आप चलते रहे। आज इस वक्त में ये जो सांस्कृतिक आंदोलन है, इस आंदोलन को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि 5 दशक का वक्त कम नहीं होता, तो 5 दशकों में बहुत चीज़ें भी बदली होगी। तो ये बदलती हुई दुनिया के साथ ये आंदोलन कैसा देखते हैं आप? दरअसल आंदोलन के अलावा कोई औषधि नहीं है हमारे समाज में। मतलब ये एक और कविता है? ये कविता आप इसे मान लीजिए जी, लेकिन सच ये है जी। कि आंदोलन हमारा मानवता के लिए, आंदोलन हमारा मानवता के लिए, इंसानियत के लिए।
हम देते हैं घोषणा समता के लिए। क्या बात है। हम देते हैं घोषणा घोषणा समता के लिए। समता के लिए। सम्यक ध्येय हमारा, सम्यक ध्येय हमारा। सम्यक ध्येय हमारा। हम आंदोलन है, हम आंदोलन है फकीरों के लिए, हम आंदोलन है गरीबों के लिए। हम आंदोलन है गरीबों के लिए, फकीरों के लिए। और शायद अंबेडकरवादी रंगमंच की जो संकल्पना या धारणा जो है वो शायद इन्हीं मूल्यों के आधार पर भी खड़ी है। ये उसका बेस है। एक दादा बात ऐसी है कि जिस वक्त में आपने इस कार्य को शुरू किया, क्या आप याद करके बता पाओगे कि आप इस आंदोलन का हिस्सा क्यों बने? मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था जी। हिस्लॉप में। हिस्लॉप में मैं 5 साल रहा, और ये 5 साल इतने मेरी जिंदगी के बदलाव के थे कि मैं उसे शब्दों में शायद कोई वो शब्दातीत है ऐसा कहा जाए। ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो वक्त, जिस वक्त में आप रंगमंच का हिस्सा बने, खास तौर पर अंबेडकरवादी रंगमंच, या उस वक्त का उसका नाम कहे कि दलित रंगमंच, दलित रंगमंच है ना, उस वक्त का जो नाम था, ये जो उस वक्त की जो ज़रूरत थी, या फिर कहे कि उस वक्त की मान्यता थी, आज उस रंगमंच को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? असल में टेलीविज़न के इस ज़माने में जी मंच लगभग खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग नाटक देखना, और वो भी पैसे देकर देखना। लेकिन आप लोग तो, हम जितना जानते हैं कि आपने कभी पैसे लेकर तो नाटक नहीं दिखाया। नहीं, हम तो हमारा आंदोलन, क्योंकि आप नुक्कड़ पर अधिकतर काम करते रहे, और आपके नुक्कड़ पर कई फेमस ऐसे नाटक हैं कि जो नुक्कड़ पर खेले गए और लोगों ने नुक्कड़ पर ही उसे देखा, स्वीकारा, माना, जाना। तो इसमें खर्च तो नहीं था। असल में मैं अगर कमलाकर डाहट जी ये नाम भूल जाऊँ तो मेरा ख्याल है कि मैं कोई पाप करूँगा, क्योंकि इस आदमी ने, वो आंदोलन की नींव है। नींव, या मैं उनको दलित रंगमंच का कुल गुरु कहता हूँ। क्या बात है। ये आदमी गोपाल नगर नागपुर से पैदल जाता था कामठी, नाटक का दिग्दर्शन करता था और पैदल आता था। अभी जो लोग मराठी रंगमंच, यानी आपके हिसाब से जो मेन रंगमंच है, मुख्य धारा वाला रंगमंच, तो इसमें कोई ऐसा नाम मुझे बताए कि जो 30 किलोमीटर पैदल जाकर गया, नाटक का दिग्दर्शन किया और वापस पैदल लौटा है। इसलिए मैं कमलाकर डाहट को दलित रंगमंच का कुल गुरु मानता हूँ। उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैंने कहा कि मैं यही काम करूँगा। एक बात और भी है कि आप पत्रकारिता से भी आपका बड़ा लगाव रहा है। हाँ। दरअसल जब आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए तो शायद पत्रकारिता पर कम ही ध्यान रहा होगा। हाँ। लेकिन पत्रकारिता ये जो इस वक्त हमें दिखाई देती है, आप इस पत्रकारिता को कैसे देख रहे हैं? कितना वो जो संवेदना है, जिन संवेदनाओं के साथ आप पत्रकारिता करते रहे, वो संवेदनाएं इस वक्त के मीडिया में कहीं झलकती है, दिखती है आपको? उसकी कोई झलक? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आज की पत्रकारिता में क्या सब कुछ आ रहा है। मेरा ख्याल है कि पत्रकारिता अब कुछ घरानों की मोहताज हो गई। अच्छा, मतलब उसमें घरानाशाही बन गई? घराने, क्योंकि पत्रकारिता तो मैं उसको मानता हूँ जो मूक नायक की परिभाषा को समझते हैं। मूक नायक की परिभाषा को जो समझते हैं जी, वही असल में पत्रकार है। अन्यथा घराने तो बहुत है। मतलब बाबा साहेब के घराने की जो पत्रकारिता है उसे पत्रकारिता कहा जाए। उस पत्रकारिता को ही मैं महत्व देता हूँ। इसलिए मैंने कई दफा ये कहा है, अखिल भारतीय अम्बेडकरी पत्रकार महासंघ, ये हमारी धारणा थी। हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए जी, लेकिन हमने उसकी स्थापना की थी कि जो लोग, वो किसी भी भाषा में हो, वो हिंदी में हो, मराठी में हो, अंग्रेजी में हो, वो पूरी तरह से अगर
बाबा साहब की पत्रकारिता को समझते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। अभी इस वक्त में क्या लिख रहे हैं आप? इस वक्त तो मैं लेखन कुछ नहीं कर रहा। मैंने असल लेकिन मैं एक कवि शांत कैसे बैठ सकता है? हाँ, तो अभी जैसे मैं आजकल छोटी छोटी कविताएं लिख रहा हूँ। अच्छा। जैसे ये एक है हम्म तथागत, ये मराठी में है। हम्म। तथागत, समतेचं स्वागत, हम्म। तथागत। समता का स्वागत तथागत। तथागत, हम्म। समतेचं स्वागत तथागत, शांतीचं स्वागत तथागत, क्या बात है, शांति का स्वागत तथागत, न्यायाचं स्वागत तथागत, न्याय का स्वागत तथागत, न्यायाचं स्वागत तथागत, वर्तमान आणि गण तथागत, वर्तमान और गण अच्छा, वर्तमान और गण गण तथागत, तथागत, ठेवे सर्वांची पत तथागत, सभी की इमेज को बनाए रखता है। ठेवे हम्म। सर्वांची पत तथागत, एकच सत्य तथागत, एक ही सत्य तथागत, एकच सत्य तथागत, सर्वांचं एकच मत तथागत। सभी का एक ही मत तथागत। दरअसल मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में अमर रामटेके जी का लेखन आता है, लेकिन ख़ास तौर पर हिंदी और मराठी में उनकी जो कुछ कहानियाँ रही है, उनके जो स्क्रिप्ट्स रहे हैं, उनकी कविताएं जो रही है, ये सारी कविताएं आज भी वो कविताएं छोटे पंक्तियों में लिखते हैं। छोटी पंक्तियां हैं, अभी दो दो तीन तीन शब्दों की एक पंक्ति बन जाती है और वहीं से कविता जन्म ले लेती है। दादा, इस बातचीत के अंतिम पड़ाव की ओर जाते हुए मैं आपसे ये समझना भी चाह रहा हूँ कि इन 69 सालों में आपने एक अमर रामटेके, जो कि एक रंगकर्मी है, एक नाटककार है, एक कवि है, एक कहानीकार है, एक पत्रकार है, इन अमर रामटेके ने बाबा साहेब की जो धम्म क्रांति है, इसे किस दृष्टिकोण से देखा? क्या आपने इसे केवल धार्मिक आंदोलन माना है या फिर इस धार्मिक आंदोलन के सिवाय भी कुछ और है? असल में बाबा साहब का जीवन और उनका कार्य जी। इतना है कि हम में से सही या कई लोग भी अगर करें तो 10% भी हम लोग नहीं कर पाते। मैं सोचता हूँ बाबा साहब चमत्कार है। बाबा साहेब चमत्कार है। मैं तो मानता हूँ अगर बाबा साहब न होते तो हम कहाँ होते। वो चमत्कार अपने आप में। अगर हम बुद्ध भगवान की जय बोलते हैं तो भीम भगवान की जय क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो बुद्ध तो हमें ज्ञात नहीं था, वो बाबा साहेब वो से बाबा साहब ने दिया। जी। तो इसी हिसाब से जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान को 26 नवंबर को दिया गया राष्ट्र को समर्पित। और उसमें मैंने लिखा, जी मराठी में लिखा, जी 26 नोव्हेंबर आहे आठवणभर, 26 नवंबर आहे आठवणभर, है स्मृति भर, है स्मृति भर 26 नोव्हेंबर। 26 नवंबर, क्या बात है। काहीतरी कर, कुछ तो कर, काहीतरी कर 26 नोव्हेंबर। 26 नवंबर। तू तर ठर, तू तर ठर 26 नोव्हेंबर। वाह वाह। सर्व तुझ्या खाली, सर्व तुझ्या खाली, तू आहेस वर 26 नवंबर। 26 नवंबर। वाह वाह। दादा, इस बातचीत को यहाँ हमें पूरा करना होगा। हम आपसे एक छोटा, हमारे दर्शकों के लिए एक ऐसा मूल्यांकन लेना चाहेंगे कि जो एक छोटा मूल्यांकन हो कि आप धम्म क्रांति को जिस नज़रिए से आपने देखा, लोगों में उसका प्रतिबिंब आपने देखा होगा, धम्म क्रांति से कितना बदलाव आपने देखा होगा, क्या हमारे दर्शकों के साथ इस बात को आप शेयर कर पाएंगे?
परिवर्तन तो आया है समाज में, खासकर हमारे नई पीढ़ी में। बाबा साहब की वैचारिक दिशा को समझने की बहुत कोशिश की, जी लगातार कोशिश की, और परिवर्तन तो आया है, वरना अखिल भारतीय सम्मेलन नहीं ले सकते। थोड़ा सा अगर उत्तर भारत को हम पकड़े जी, तो ये काम और आसानी से हो सकता है, ये और आगे बढ़ जाएगा। और बढ़ सकता, क्योंकि भाषा की मर्यादा ने हमारे बहुत से सवाल खड़े किए। जो काम हमने मराठी में किया वो अगर हम हिंदी में करते और हिंदी प्रदेश में करते तो शायद हम लोग अमर हो जाते। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैंने ये कहा है, जी, तू प्रभु नाहीस, तू प्रभु नहीं। तू प्रभु नाहीस, तू आहेस नर। हम्म। 26 नवंबर। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग इस समय बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार, लेखक, कहानीकार, कथाकार और एक ऐसे एक्टिविस्ट जिसने रंगमंच के लिए अपने जीवन के 5 दशक दे दिए। लेकिन उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनकी कहानियाँ आज भी पढ़ी जाती है और उनके नाटक ये आज भी नुक्कड़ पर खेले जाते हैं। धम्म क्रांति के एक छोटे से प्रभाव को आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास था। यहाँ हम लोग रुकते हैं। दादा, आप इस बातचीत में हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। ये मूल्यांकन, ये प्रभाव आगे भी जारी है।